दोस्तों, आज फिर मैं हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। और उम्मीद है कि आपको पिछला वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपने वो वीडियो देखना भूल गए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं चेक बाउंसिंग के रिस्पेक्ट में। एक कॉमन लोगों के साथ एक प्रॉब्लम है कि लोग चेक तो इशू कर देते हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से हमारा चेक जो है डिसऑनर हो जाता है, बाउंस हो जाता है और पेमेंट नहीं हो पाता है। और उसके वजह से हमारे अकाउंट से कुछ अमाउंट कट भी जाता है कि आपने ऐसा चेक जमा किया जिससे डिसऑनर हो गया। तो दोस्तों, इसके लिए दो क्राइटेरिया है। एक तो है कि हम 138 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में इसको कंप्लेंट फाइल करें और अमाउंट रिकवर करें और उनको पनिशमेंट दिलाएं। दूसरा है रिकवरी प्रोसीडिंग, जो कि समरी प्रोसीडिंग होता है ऑर्डर 37 में सीपीसी में, जिसमें कि हमें 3 साल का पीरियड मिलता है उसको चैलेंज करने के लिए। लेकिन जो 138 की प्रोसीडिंग है, जब चेक बाउंस हो जाता है तो हमें उसमें 30 डेज के अंदर ही लीगल नोटिस देना पड़ता है कि भाई आपने जो चेक दिया था वो बाउंस हो गया है, या तो स्टॉप पेमेंट हो या अकाउंट क्लोज्ड हो या और कोई रीज़न, जैसे उन्होंने लिखने में कोई ऐसी गड़बड़ी कर दी जिसके कारण चेक डिसऑनर हो गया। तो ये सारे चीज़ें 138 में कवर हो जाती है। और इसमें 2-3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले, जैसे ही आपके पास रिटर्न मेमो आती है बैंक से कि आपका चेक डिसऑनर हो गया, तो आपको 30 डेज के अंदर लीगल नोटिस देना है। और 30 डेज के अंदर जब लीगल नोटिस दे देते हैं तो 15 दिन इंतज़ार करने के बाद आपको टाइम मिलता है 30 डेज के अंदर मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट देना। सपोज आज आपका चेक डिसऑनर हो गया, बैंक से मेमो आ गया, उस डेट से, जिस डेट को डिसऑनर हुआ है, मेमो में जो डेट लिखी हुई है उस डेट से 30 डेज आप काउंट कर लीजिए और इस दौरान आप लीगल नोटिस दे दीजिए। अगर आप लीगल नोटिस 30 डेज के अंदर नहीं दे पाते हैं तो उसका दूसरा उपाय है कि आप उसको फिर से बैंक में डिपॉजिट कीजिए और वो जब डिसऑनर हो जाए तो फिर आप 30 डेज के अंदर उसको नोटिस दे दें और उसके बाद आप 30 डेज के अंदर आप मजिस्ट्रेट के पास अपना कंप्लेंट दे सकते हैं। ये 138 सेक्शन जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का है, ये बेसिकली इसमें डबल दी अमाउंट या फिर 2 साल की पनिशमेंट या फिर बोथ कोर्ट ग्रांट कर सकती है। और ये बेलेबल ऑफेंस है। जैसे ही आपका कंप्लेंट एडमिट होगा, कोर्ट उसको सम्मन करेगी और एक्यूज को आकर के बेल लेना पड़ेगा और फिर उसको प्रोसीडिंग में भाग लेना पड़ेगा। हर डेट पे उसको अपीयर होना पड़ेगा। जब तक कि कोई वैलिड रीज़न नहीं हो उस डेट पे अपीयर होने का, तब तक उसे कोर्ट से एग्जेम्पशन भी नहीं मिलेगी। और अगर अपीयर होना बंद हो कर देगा तो कोर्ट उस पर वारंट कर सकती है। पहले में बेलेबल वारंट करेगी, उसके बाद नॉन बेलेबल वारंट करेगी। अब दोस्तों, आपको दूसरा एस्पेक्ट बता देते हैं, फिर दोनों का कंक्लूजन बताऊंगा मैं। दूसरा एस्पेक्ट है कि मान लिया सपोज आपने चेक बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया, आपने 138 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में आपने केस फाइल नहीं किया, तो आप सीपीसी के ऑर्डर 37 में आप रिकवरी प्रोसीडिंग डाल सकते हैं, जिसमें 3 साल का लिमिटेशन है। लेकिन इसमें यह है कि जितना भी अमाउंट होगा उस रेस्पेक्ट में जो एलिजिबल कोर्ट फी है वो आपको देना पड़ता है। और कोर्ट से जब डिक्री मिलने के बाद आप उसको एग्जीक्यूशन डाल के उस अमाउंट को एग्जीक्यूट करा सकते हैं।
तो ये इसमें थोड़ा सा आपका एक्सपेंसेस ज़्यादा है, क्योंकि कोर्ट फी भी देनी पड़ती है। और लेकिन ये समरी ट्रायल है, ये भी जल्दी कंक्लूड हो जाता है। इसमें भी आपको लीगल नोटिस देना ज़रूरी है, तभी आप या तो लीगल नोटिस दें या फिर डिमांड दें उनको कि भाई ये चेक था, इस एवज में आपने दिया था जो कि डिसऑनर हो गया और ये आपको देना है। 138 का फिर दोबारा चर्चा करेंगे कि जैसे अगर कोई कंपनी से आपने कोई सामान लिया या उनसे कुछ उधार था या कुछ सप्लाई का इशू था, जिसके रिस्पेक्ट में अगर कोई कंपनी आपको चेक देती है और वो डिसऑनर हो जाता है, तो उसमें आपको कंप्लेंट फाइल करते समय जो कंपनी के डायरेक्टर हैं या जो सिग्नेटरी हैं उनको पार्टी बनाना है, साथ साथ कंपनी को भी पार्टी बनाना है, नहीं तो आपका वो कंप्लेंट मेंटेनेबल नहीं होगा। आपको याद होगा कि 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया था जिसका नाम था रूप सिंह राठौड़। उसमें ये था कि कई लोग जो लोन लेते हैं कंपनी से, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक से, तो खास करके प्राइवेट बैंक्स, प्राइवेट फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करती थी कि चेक आपको दिल्ली में आपने लोन लिया, वो चेन्नई में केस फाइल कर देते थे क्योंकि उनका ब्रांच हर जगह होता था। तो इस तरह की ज़्यादा शिकायतें आ रही थी, तो कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था कि जहाँ से चेक इशू हुआ है, सपोज दिल्ली ब्रांच के चेक बुक से चेक इशू हुआ है, तो वो दिल्ली में ही केस डलेगी। लेकिन इसका बहुत ज़्यादा रिपरकशन भी हो गया, जिसमें कॉमन लोग भी परेशान होने लगे, क्योंकि सपोज़ किसी ने उनको चेक दिया जो बॉम्बे में रहते हैं और वो दिल्ली में थे, तो उनके लिए बॉम्बे में जो है सो केस फाइल करना बड़ा डिफ़िकल्ट हो गया। और कई कंपनी इंस्टीट्यूशंस को भी इसमें प्रॉब्लम आने लगी जो कि जेन्युइन प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने गवर्नमेंट से गुहार लगाया कि भाई इस कानून को बदला जाए, और फिर बाद में जो गवर्नमेंट ने इस सेक्शन को अमेंड करके फिर एज इट इज़ कर दिया। अब अगर आप चेक यहाँ इशू करते हैं और कोई पटना में है, कोई इलाहाबाद में है, और उसको आप चेक देते हैं जो कि सपोज़ दिल्ली से इशू किया गया है, तो उसका जहाँ अकाउंट है, जहाँ वो डिपॉजिट करेगा और जहाँ वो से डिसऑनर होगा, उसी एरिया के कोर्ट जुरिडिक्शन में उसका कंप्लेंट फाइल होगा। तो कंप्लेंट के जब फाइल करते हैं तो कंप्लेंट में 2-4 चीज़ें आपको ज़रूर लगाना होता है। पहला, लीगल नोटिस, दूसरा ओरिजिनल चेक, तीसरा रिटर्न मेमो जो बैंक से ने रिटर्न किया कि भाई किस ग्राउंड पे आपका चेक डिसऑनर हुआ है, चौथा आपको अपना एविडेंस देना पड़ता है कि भाई हम जो कह रहे हैं वो बात सही है और इसको जो ऐसे कॉग्निजेंस में लिया जाए और उस पर सम्मन इशू किया जाए। और कोर्ट जब सेटिस्फाई होती है कि आपने जो कहा है वो सब सारी बातें सही है, तो फिर वो तुरंत सम्मन इशू करती है और एक्यूज को कॉल करती है कि आप अपीयर होइए और अपना डिफेंस रखिए। ये था 138 की प्रोसीडिंग, और साथ में साथ रिकवरी प्रोसीडिंग आपको बताया। अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।